हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि हमारी रिलीज हुई हैं लास्ट 6 मंथ्स में। तो ये जो स्कीम टॉपिक है ये हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी डीजीएफटी इनहेंस्ड ईपीसीजी स्कीम। तो यहाँ पे डीजीएफटी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। एंड आपका ईपीसीजी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब देखो जो डीजीएफटी है उसने रिसेंटली क्या किया है, जो हमारी ईपीसीजी स्कीम थी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की है। तो इसने क्या मॉडिफिकेशंस किया उससे पहले हम समझते हैं ईपीसीजी स्कीम है क्या। तो देखो जो हमारी ईपीसीजी स्कीम है ये लॉन्च हुई थी हमारी 1992 में अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। और इसका मेन एम क्या था, जो भी इंडिया में फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो भी इंडिया में एमएसएमईज हैं, जो भी इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी बेनिफिट करवाना, साथ ही साथ इंडिया को एक एक्सपोर्ट रिच कंट्री बनाना कि इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। अब वो कैसे होएगा वो समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज एक पर्सन है ए नाम का और इसकी फैक्ट्री है एक्स वाई जेड नाम की इसकी फैक्ट्री है। अब इसको अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन चाहिए जो कि इसको कहां मिल रही है, यूएसए में एक डी नाम के आदमी से मिल रही है। ठीक है, यूएसए में एक डी नाम के आदमी से इसको मशीन मिल रही है। अगर ये यूएसए से मशीन मंगवाएगा अपनी फैक्ट्री के लिए तो इसको इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, काफी ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज इसकी मशीन की कीमत थी 10 करोड़ रुपए। इसकी मशीन की कीमत थी 10 करोड़ रुपए और अगर ये इसको इंपोर्ट करवाता है तो इसको सपोज 2 करोड़ रुपए का टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। तो टोटल कीमत कितनी पड़ेगी इसकी मशीन की, 12 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो एक तो आप इंडिया में आप रोजगार बढ़ा रहे हो, क्यों, क्योंकि इसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लोग काम भी करेंगे, तो आप इंडिया का ही भला कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। तो हम आपको क्या करेंगे, एक बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्या देंगे कि आपको जो आप इंपोर्ट करा रहे हो अपनी मशीन का, उस पर 2 करोड़ रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप इंपोर्ट करा रहे हो उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है अपनी मशीन के ऊपर। पर यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको नेक्स्ट 6 ईयर्स में, अगले 6 साल में क्या करना पड़ेगा, जितना आपने टैक्स में छूट ली है उसका 6 टाइम्स, जितना आपने टैक्स में छूट ली है उसका 6 टाइम्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया से। मतलब यहाँ पे ए के केस में कितने की छूट ले रहा है, 2 करोड़ रुपए की, तो इसको अगले 6 साल में एक्स वाई जेड कंपनी से 12 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फॉरेन में। ये है कंडीशन। इससे क्या हुआ, देखो ए को भी फायदा हो गया कि उसको 2 करोड़ का टैक्स नहीं देना है, और इंडिया का भी फायदा हो गया। इंडिया का क्या फायदा हुआ कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 12 करोड़ से बढ़ गया। तो मतलब आप जितने का टैक्स में छूट लोगे उससे 6 गुना ज्यादा आपको अगले 6 साल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यह है स्कीम का बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या था, जब स्कीम थी इसमें एक इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देता था, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारा डी। देखो डी ने अपनी मशीन बेची ए को, तो डी की ड्यूटी बनती है कि उस मशीन को इंस्टॉल करके दे एक्स वाई जेड फैक्ट्री में। जैसे आप फ्लिपकार्ट या किसी से कोई चीज मंगाते हो, बड़ी चीज, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन वाला भी उनकी कंपनी का ही आता है और वो आपके घर पे इंस्टॉल करके जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि अगर डी अपनी मशीन बेच रहा है तो डी ही इसको इंस्टॉल करके देगा एक्स वाई जेड फैक्ट्री में। तो जब डी इसको इंस्टॉल करेगा तो इसके बाद इसको एक इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता था, और उसकी पहले टाइमलाइन कितनी होती थी, 6 मंथ्स की, कि जब आपने इंपोर्ट किया उसके 6 महीने के अंदर आपको ये इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 3 ईयर्स, कि आप 3 ईयर्स में इस इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बाय चांस अगर आप 3 साल में नहीं प्रोड्यूस कर पाता है तो आपको ये एक्सटेंशन भी मिलती है। एक्सटेंशन किस रेट पे है, आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे एज अ फाइन पर ईयर। मतलब अगर आप 3 साल में इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो अगर आप 1 साल डिले करते हैं तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, 2 साल डिले करते हैं तो आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट की टाइमलाइन बढ़ा दी है, कितना कर दिया है, 3 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, ईओ क्या होता है, ईओ होता है आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ए ने क्या किया, 2 करोड़ का टैक्स में छूट ली, तो इसको 6 ईयर्स में क्या करना पड़ेगा, 12 करोड़ का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, इस चीज को बोलते हैं हम ईओ, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ये मतलब ए के लिए मैंडेटरी हो गया अब कि उसको 6 साल में 12 करोड़ का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो इसके लिए टाइम ईयर कितना का है, 6 साल का। तो सपोज कोई पर्सन इस स्कीम में इनरोल करता है, वो टैक्स में छूट ले लेता है, तो उसको जितने का उसने टैक्स में छूट लिया 6 साल में उसका
6 गुना उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और बाय चांस वो 6 साल में 6 गुना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको एक्सटेंशन दिया जाता है, पर वहां पे भी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी है, अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो 30,000, 60,000 और 1 लाख रुपए। अब ये कैसे कैसे है, अगर वो टैक्स में छूट लेता है 2 करोड़ रुपए तक की तो उसको 30,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 10 करोड़ तो उसको कितने की पेनल्टी देनी पड़ेगी, 60,000 की। और अगर उसकी जो टैक्स में छूट है वो 10 करोड़ से ऊपर की है तो उसको 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अगर वो 6 साल में अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा है और उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो उसको ये पेनल्टीज देनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू टैक्स, जो उसने छूट ली है टैक्स में उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से, वो है आपका कि डीजीएफटी के डायरेक्टर जनरल कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो डीजीएफटी के डायरेक्टर जनरल कौन है हमारे, संतोष सारंगी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डीजीएफटी का, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एमएनआरई इशूड गाइडलाइंस फॉर मॉडल सोलर विलेज स्कीम। अब यहाँ पे एमएनआरई क्या है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है मॉडल सोलर विलेज स्कीम, और इसका टोटल बजट आउटलेट कितना है, 800 करोड़ रुपए का। इसमें क्या किया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे विलेजेस हैं उनके बीच में एक कंपटीशन खेला जाएगा और जो बेस्ट विलेज परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये कंपटीशन किस चीज का खेला जाएगा वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस स्कीम के तहत एक जगह को विलेज कब बोला जाएगा, अगर उस जगह पे 5,000 या उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं तो उस जगह को विलेज बोला जाएगा। पर यहाँ पे इस स्कीम में एक चीज और मेंशन की है कि कुछ स्पेशल एरियाज कैसे हो गए, जैसे हमारे राजस्थान के डेजर्ट एरिया हो गया, या हमारे हिली एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, या जम्मू कश्मीर के। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर किसी जगह पे 2,000 या उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं तब भी उसको क्या बोला जाएगा, विलेज। स्पेशल एरिया के केस में विलेज कहलाने के लिए कितने लोग चाहिए, कम से कम 2,000, और नॉर्मल एरिया में विलेज कहलाने के लिए कितने लोग चाहिए, कम से कम 5,000, तब आपकी जगह को विलेज बोला जाएगा। अब यहाँ पे कंपटीशन किस चीज का है, देखो आपकी सबसे पहले बनेगी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनेगी, और ये क्या बोलेगी, जैसे सपोज 1 जनवरी को इसने बोला कि हम भाई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो जो विलेजेस इंटरेस्टेड हैं वो इनरोल कीजिए। तो सपोज यहाँ पे ये विलेजेस ने इनरोल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जिस दिन इन्होंने इनरोल किया 1 जनवरी को, इसके अगले 6 महीने, अगले 6 मंथ्स यानी कि 1 जुलाई तब तक कैलकुलेट किया जाएगा कि जो इनरोल्ड विलेजेस हैं इनमें से सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी किसने प्रोड्यूस की, और जिस विलेज ने अगले 6 महीने में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की होगी उसको इस कंपटीशन का विनर बोला जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, उस विलेज को मिलेगा सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ग्रांट। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज विनर होगा, और हर विलेज को जो डिस्ट्रिक्ट का विनर होगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ग्रांट। तो ये हमारी मॉडल सोलर स्कीम। अब ये जो मॉडल सोलर स्कीम है ये कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है हमारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अब ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये स्कीम भी आपकी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका टोटल बजट आउटलेट कितना है, 75,021 करोड़ रुपीस का। और इसमें क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति अपने घर के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल जो है, ठीक है, सोलर पैनल जो होते हैं वो इंस्टॉल करेगा उसको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। मतलब जो भी आपका खर्चा आ रहा है इस इंस्टॉलेशन पे उसमें से कुछ हिस्सा आपको वापस कर देगी सरकार। अब उसका क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इंस्टॉलेशन करा रहे हो 0.1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट तक की, तो आपका जो भी खर्चा आया उसमें से 60% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। और अगर आप 2 किलोवाट से ऊपर का करवा रहे हो तो 2 किलोवाट के ऊपर जो भी खर्चा आएगा उसका 40% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। यहाँ पे एक चीज और बोली है, वो क्या है आपका, कि आप लोन भी ले सकते हो इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप सोलर रूफटॉप पैनल लगा रहे हो तो इसके लिए आप लोन भी ले सकते हो, और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो फिक्स है। वो कितना है, जितना भी आपका रेपो रेट होगा उस टाइम उससे 0.5% एक्स्ट्रा।
अगर आपका रेपो रेट चल रहा है 5.5 तो आपको लोन पे इंटरेस्ट कितना देना है 6%। अगर आपका रेपो रेट चल रहा है 6% तो आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है 6.5। मतलब जो भी रेपो रेट चल रहा होगा उस पर 0.5% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी ईएमपीएस। ईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है आपका, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। और ये स्कीम आपकी लॉन्च की है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा। अब ये स्कीम का बेसिक एम क्या है, जो हमारे ई व्हीकल्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स हम सेल कर पाए, जिससे क्या होगा, हमारा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा। जो हमारा टारगेट भी है, हमें क्या करना है, 2070 तक इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना है, ये हमारा टारगेट भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम कार्बन इमिशन करना पड़ेगा। तो ये ऐसी ऐसी स्कीमें लाई जा रही है ताकि हमारा जो ई सेक्टर है, ई व्हीकल सेक्टर है, उसको बूस्ट मिल सके। तो यहाँ पे ये जो ईएमपीएस स्कीम है, ये हमारे ई व्हीकल्स के लिए तो है, पर ई व्हीकल सिर्फ दो कैटेगरी के, कौन कौन से, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। यहाँ पे 4 व्हीलर मतलब कार ट्रक वगैरह की बात नहीं हुई है, सिर्फ 2 व्हीलर्स यानी कि बाइक्स और 3 व्हीलर्स यानी कि ई रिक्शा वगैरह, इनकी बात हो रही है, उनके लिए ये स्कीम है बस, और किसी के लिए नहीं। तो पहले ये स्कीम लॉन्च की गई थी अप्रैल से जुलाई तक के लिए, अब इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और अब ये कब तक चलेगी, 30 सितंबर तक चलेगी ये। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। पहले इस स्कीम का टोटल बजट आउटलेट था 500 करोड़ का, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 778 करोड़ का। और इसके तहत अब क्या टारगेट किया गया है कि टोटल हम कितने ई व्हीकल्स बनाएंगे, 5,60,789 ई व्हीकल्स बनाएंगे। और ये ई व्हीकल्स कौन से होंगे, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, इसमें 4 व्हीलर्स इंक्लूड नहीं है। तो जो हमारा 778 करोड़ है, ये उसमें से 769.65 करोड़ तो सीधा हमारा इंसेंटिव में चला जाएगा, जो भी ई व्हीकल्स बना रहे हैं उनके लिए। और जो 8.35 करोड़ है वो इस स्कीम को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसमें लागत लगेगी 8.35 करोड़ की। तो टोटल हमारा बजट कितना हो गया, 778 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारी एमएसडीई एक्सपेंड्स मॉडल स्किल लोन स्कीम। अब देखो, जो स्किल लोन स्कीम है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे यूथ है और वो कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उसको पैसे कौन देगा, बैंक, इन दी फॉर्म ऑफ लोन। तो ये है हमारी मॉडल स्किल लोन स्कीम। तो इसको रिसेंटली क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, श्री जयंत चौधरी। तो जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है, किसने लॉन्च की है, बेसिकली ये लॉन्च की है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी यूथ स्पेशल स्किल कोर्सेज करना चाहता है उसको लोन दिया जाता है। और इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया गया है, देखो, पहले जो लोन था वो सिर्फ कौन प्रोवाइड करता था, बैंक्स, जो हमारे पीएसयूज बैंक्स हैं, सिर्फ वो प्रोवाइड करते थे ये लोन्स यूथ को। अब इसमें अलाउ कर दिया है एनबीएफसी को भी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी, कि वो भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं यूथ को जो स्पेशल स्किल कोर्स करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लोन अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया है। पहले एक यूथ को मैक्सिमम कितना लोन मिलता था, 1.5 लाख रुपए का, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 7.5 लाख रुपए। तो अब एक यूथ जो स्पेशल स्किल कोर्स करना चाहता है वो कितने का लोन ले सकता है, मैक्सिमम 7.5 लाख का। पहले कितने का मिलता था, मैक्सिमम 1.5 लाख। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो ये लोन है ये क्या है आपका, कोलेटरल फ्री, मतलब आपको बदले में कोई चीज गिरवी नहीं रखनी है बैंक के पास। मतलब आपको बैंक को कुछ भी चीज नहीं देनी है बदले में, कि आप मेरी ये चीज ले लो और मेरे को लोन दे दो, कुछ भी नहीं देना है आपने। आपने बैंक के पास जाना है कि भाई मैं स्किल कोर्स कर रहा हूँ और मैं इसमें इनरोल्ड हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। बैंक आपको बिना किसी कोलेटरल के, मतलब बिना कोई चीज आपकी गिरवी रखवाए आपको पैसे देगा। तो यहाँ पे देखो, एक रिस्क बैंक के पास भी है। बैंक के लिए क्या रिस्क है, अब वो किसी को 7.5 लाख रुपए दे रहा है, बदले में बंदा कोर्स करने के बाद कुछ करे ना, ठीक है, स्किल कोर्स तो कर लिया उसने और बदले में कुछ करे ना, उसके बाद कोई ना काम करे ना कुछ करे, तो बैंक के 7.5 लाख रुपए तो डूब गए। ये बैंक को कौन देगा, तो यहाँ पे सरकार करिए, आप टेंशन मत लो, जो भी लोन दोगे उसमें से 75% जो लोन होगा उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। मतलब अगर एक बैंक ने किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए का लोन दिया तो उसमें से 75% यानी कि 1.5 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट की गारंटी है। मतलब अगर कल को ये बंदा 2 लाख रुपए का लोन वापस नहीं करता बैंक को, तो 1.5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ही देगी बैंक को वापस। ठीक है, अब बैंक को कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 लाख में से 1.5 लाख तो गवर्नमेंट ही दे देगी वापस बैंक को।
तो जो भी ये लोन होंगे मॉडल स्किल लोन स्कीम के तहत, उसमें से 75% जो भी लोन अमाउंट होगा वो उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी देगी गवर्नमेंट, ठीक है। और अब ये लोन कौन कौन कर सकता है? एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बैंक्स तो कर ही रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी लिमिट बढ़ा दी है, पहले कितनी थी? 1.5 लाख रुपए, अब कितनी है? 7.5 लाख रुपए। और ये एक कोलेट्रल फ्री लोन है। इससे इस स्कीम से हर साल लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है, ऐसा मानना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो देखो जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी ये लॉन्च कब हुई थी? आपकी ईयर 2015 में। और इसका टारगेट क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय ईयर 2022। फिर सरकार ने क्या कहा? देखो कोरोना आ गया था बीच में, 2-3 साल हमारे कोरोना ने खा लिए, तो अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कब तक? दिसंबर 2024 तक। अब सरकार ने क्या किया है? अब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च कर दी है। और इसके तहत क्या बोला है कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नए पक्के मकान बनाएंगे, और जिसमें टोटल लागत आएगी 10 लाख करोड़ की, जिसमें से हम 2.3 लाख करोड़ की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। अब देखो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये हमारी 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है। कौन कौन सी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एलआईजी कैटेगरी एंड एमआईजी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। वो लोग जिनकी एनुअल इनकम लगभग 3 लाख रुपए है वो आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एलआईजी है हमारी लोअर इनकम ग्रुप। वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा और 6 लाख तक है वो आते हैं हमारे एलआईजी हाउस होल्ड में। और एमआईजी कैटेगरी में आते हैं हमारे मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 9 लाख तक है, वो आते हैं हमारे एमआईजी कैटेगरी में। अब देखो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप 4 टाइप से इसका लाभ उठा सकते हो। एक है आपका बीएलसी के तहत, एक एएचपी, एक एआरएच और एक आईएसएस। तो बीएलसी क्या है? आपका बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी जमीन पर घर बना रहा है, ठीक है। एएचपी क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर पक्के घर बनाती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इनमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एंड एमआईजी में, इनको बेचती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर पक्के घर बनाती है और फिर वो इनको किसको दे देती है? ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी को, ठीक है। फिर है आपका एआरएच। एआरएच क्या है? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, ठीक है, इसमें आप रेंटल पे रहते हो, ठीक है। और आईएसएस क्या है आपका? आईएसएस है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। अब देखो इसमें आपको 3 रीजन डिवाइड किए गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके एंड पुडुचेरी एंड दिल्ली, फिर बाकी बची हुई यूनियन टेरिटरीज और बाकी बचे हुए स्टेट। अगर एज अ पर्सन आप आते हो इस रीजन में और आप या अपना घर बना रहे हो या फिर आप सरकार से घर ले रहे हो, तो आपको सरकार सब्सिडी देगी कितने की? 2.5 लाख। देखो इन तीनों में से किसी भी रीजन में आप आ रहे हो और आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको सरकार कितने की सब्सिडी देगी? 2.5 लाख रुपए की, ये फिक्स है। बस रीजन में क्यों डिवाइड किया गया है कि भाई इसमें ना स्टेट और सेंटर का स्टेक अलग अलग हो जाएगा। अगर आप घर बना रहे हो या घर खरीद रहे हो और आप हो इस रीजन में, तो 2.5 लाख का 90%, 2.25 लाख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 0.25 लाख जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। मतलब 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर आप घर खरीद रहे हो या सरकार से घर ले रहे हो और आप आते हो इस रीजन में, वहीं अगर आप आते हो इस रीजन में और आप अपना घर बना रहे हो या सरकार से घर खरीद रहे हो, तो सारा का सारा खर्चा 2.5 लाख रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर आप इस रीजन में आ रहे हो तो 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% देगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अफोर्डेबल रेंटल हाउस की। इस सिनेरियो में क्या होगा? इसमें आपका जो पैसे दिए जाएंगे वो आपके स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3000 पर स्क्वायर किलोमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। जो भी आपका फ्लोर एरिया होता है इसको मेजर किया जाएगा स्क्वायर मीटर में और उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी 3000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट देगी 2000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। वहीं अगर हम इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें तो देखो इंटरेस्ट सब्सिडी मैक्सिमम मिलेगी आपको 4% की या फिर मैक्सिमम मिलेगी आपको 1.8 लाख की, जो भी इन दोनों में से लेस होगा। मतलब सपोज अगर एक व्यक्ति 50 लाख का लोन ले रहा है, ठीक है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ले रहा है, तो इसको सब्सिडी 4% के हिसाब से कितनी हो जाएगी? इसकी सब्सिडी हो जाएगी 2 लाख रुपए, पर मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1.8 लाख। ये मतलब समझे, या तो 4% या 1.8%, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो चीज दी जाएगी व्यक्ति को, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
तो ये था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। अब रिसेंटली जल जीवन मिशन को 5 साल पूरे हुए हैं। तो जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था हमारा 2019 में, और इसको लॉन्च किसने किया था? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। और इसका टारगेट क्या था कि FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, हर घर में एक टैप कनेक्शन हो, नल हो बाय ईयर 2024, जिसके तहत क्या हो, हर व्यक्ति को उस नल से 55 लीटर पानी मिले हर दिन। हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिले हर दिन, और ये नल हर घर में हो बाय 2024। ये इस जल जीवन मिशन का टारगेट था। अब देखो, जो नल लगाने की कॉस्ट आएगी वो भी हमारी बेयर कौन करेगा? गवर्नमेंट बेयर करेगी। और कैसे बेयर करेगी? जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें हिली एरियाज और हिमालय एरिया में क्या था? 90% और 10% का रेशो था ना। फिर दूसरे में क्या था? 60-40 था। और तीसरे में क्या था? 100%, यूटी के लिए 100% था। तो वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। अगर हम हिमालयन रीजन और इसकी बात करें, हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो रेशो 19:10 है। 90 रेशो जो कॉस्ट आएगी वो बेयर करेगा हमारा सेंटर गवर्नमेंट, और 10% जो कॉस्ट आएगी वो कौन बेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वहीं अगर हम रिमेनिंग स्टेट्स की बात करें, तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60-40 था, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें 50-50 है। जो भी कॉस्ट आएगी 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों बेयर करेंगे। और वही अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उसमें कितना था? 60-40। और रिमेनिंग यूटी की बात करें तो 100% कॉस्ट कौन बेयर करेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस स्कीम को 5 साल हुआ है, तो इन्होंने अपना उपलक्ष्य बताया कि हमने भाई क्या क्या कामयाबी हासिल की। तो इनके तहत टोटल 15.04 करोड़ हाउस होल्ड्स में घर नल लग चुके हैं, जो कि टोटल कितना है? 77.87%। और इनका कहना यह है कि 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में टारगेट जो है वो 100% अचीव हो गया। मतलब 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें नल ना हो और उसमें पानी ना आता हो। अब देखो, जल जीवन मिशन का एक और टारगेट था, वो क्या था? कि जो हमारी वुमेन्स है, इनको एम्पावर्ड करना, इनको एक स्किल प्रोवाइड करना। और वो स्किल क्या है? कि ये टेस्ट कर सके कि पानी की क्वालिटी कैसी है। और इनको क्या वो टेस्ट कैसे करेंगे? इनको प्रोवाइड की जाएगी फील्ड टेस्टिंग किट। तो इस जल जीवन मिशन के अनुसार हमने लगभग 24.64 लाख वुमेन को ट्रेन कर दिया है फॉर यूजिंग फील्ड टेस्टिंग किट, जिसके तहत वो बता सकती हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है। और देखो, इस साल जो ये जल जीवन मिशन चलाया गया था, उसकी थीम क्या थी? नारी शक्ति से जल शक्ति। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, नारी शक्ति से जल शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीट्स 10 इयर्स। अब रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, जो जिसको लॉन्च किया था 2014 में, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। अब देखो, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी लॉन्च की गई थी बेसिकली ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है वो भी बैंक्स में अकाउंट खुलवाएं, वो भी बैंक्स के साथ जुड़े, बैंकिंग फैसिलिटी का यूज करें। और इसके लिए क्या लॉन्च किया गया? जनधन अकाउंट लॉन्च किए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप क्या खुलवा सकते हो? जनधन अकाउंट। और इस अकाउंट की बेस्ट बात क्या है कि आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। आप खाते में 0 बैलेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। ये बेनिफिट है इस अकाउंट का। साथ ही साथ इस अकाउंट के साथ आपको बाय डिफॉल्ट रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें पहले से ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है 2 लाख रुपए की। मतलब अगर आपकी कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और ये इंश्योरेंस किस पे होती है? रुपए डेबिट कार्ड में, जो जनधन अकाउंट के साथ मिलता है। साथ ही साथ जनधन अकाउंट में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने आरबीआई वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपको आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, उधार एक तरीके से, ठीक है। तो इस जनधन अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है 10,000 रुपए तक की, ठीक है। आप 10,000 रुपए तक एडवांस में निकाल सकते हो जनधन अकाउंट के तहत। अब देखो, जनधन अकाउंट को 10 साल हो गए, तो इन्होंने कहा कि भाई हमने टोटल 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट खोले हैं, जिसमें से 29.56 करोड़ जो जनधन अकाउंट है वो औरतों के हैं। मतलब औरतें ज्यादा जुड़ी हैं बैंक्स के साथ ड्यू टू जनधन अकाउंट्स। अब यहाँ पे देखो, जनधन की बात हुई है तो 3 स्कीम्स और इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहली है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये है आपकी ईयरली स्कीम, ठीक है। ईयरली स्कीम होती है, साल में एक बारी पैसे देने होते हैं। साल के कितने पैसे कटते हैं आपके? 20 रुपए। और ये एक एक्सीडेंटल स्कीम है, अगर बाय चांस आपकी डेथ हो जाए तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें एज क्राइटेरिया क्या है कि एक पर्सन को अगर पीएमएसबीवाई की स्कीम लेनी है, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेनी है, तो एज क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम कितनी है? 70 ईयर्स। साथ ही साथ आपकी आती है दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति योजना, ये भी ईयरली स्कीम है। इसका प्रीमियम कितना है साल का? 436 रुपए। इसमें कैसे मर्जी डेथ हो, ठीक है, नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और इसमें एंट्री एज क्या है? मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। इससे ज्यादा होगी एज तो आप इसमें इनरोल नहीं कर सकते। और लास्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है आपकी एपीवाई, अटल पेंशन योजना, ठीक है। इसको ये किसके रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। और इसमें एंट्री एज कितनी होती है? 18 ईयर्स की और मैक्सिमम 40 ईयर्स। और इसका बेनिफिट क्या है? इसमें आपको पेंशन लगती है और पेंशन के 5 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? 1000, 2000, 3000, 4000 और मैक्सिमम 5000, ठीक है। तो आपको 60 ईयर्स के बाद 1000 की पेंशन लग सकती है, 2, 3, 4, 5, जिसमें आप एनरोल करवाओगे उतनी पेंशन लगेगी। तो इसमें प्रीमियम भी आपकी एज के हिसाब से और आपने कौन सी पेंशन ऑप्ट की है। अगर आपने देखो सपोज अगर आप 18 साल के हो, ठीक है, और आपने 1000 वाली पेंशन ली है, ऑप्ट किया कि भाई 60 के बाद मेरे को 1000 की पेंशन लगे, तो आपका प्रीमियम कम होगा। अगर आप 2000 वाली ऑप्ट करोगे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आप 3 वाली ऑप्ट करोगे तो प्रीमियम और बढ़ जाएगा। 4 वाली ऑप्ट करोगे तो और बढ़ जाएगा। 5 वाली करोगे तो और बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें मिनिमम प्रीमियम कितने का है एपीवाई में? वो कौन देगा? 18 साल का व्यक्ति देगा। और अगर वो 1000 की पेंशन एनरोल करता है तो मिनिमम प्रीमियम उसका होगा, और वो कितना होगा? 42 रुपीज का। और मैक्सिमम प्रीमियम किसका होगा? वो व्यक्ति जो 40 साल का है और जो 5000 की पेंशन को लिए एनरोल कर रहा है, और इसका प्रीमियम कितना होगा? 1454 रुपीज। तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना है? 1454 और मिनिमम कितना है? 42 रुपीज का। तो ये है आपकी अटल पेंशन योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया रिसेंटली एलएमएस, कृषि रक्षक पोर्टल, कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर, सारथी पोर्टल, विंड पोर्टल, येसटेक मैनुअल एंड एआईडीआई सहायक ऐप। ये सब चीजें लॉन्च की हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। और ये सारी की सारी चीजें लॉन्च किस लिए की हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, वो है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बूस्ट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को इसके अंडर इनरोल करने के लिए। तो जो कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है आपका? 14447। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये क्या है? तो देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी जो है ये आपकी लॉन्च हुई थी ईयर 2016 में। और ये किस लिए लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी जो हमारे किसान लोग हैं, ठीक है, उनके लिए लॉन्च की गई थी। तो देखो जब किसान अपनी फसल उगाता है, ठीक है, जब अपनी फसल उगाता है किसान, तो उसको बहुत सारे खतरे होते हैं। या तो सूखा पड़ जाए, ठीक है, या ज्यादा एक्सेस बारिश हो जाए, फ्लड आ जाए, या फिर आपकी जो फसल है वो गाय भैंस या कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स खा लें, ठीक है। तो इन सब का खतरा होता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? किसान का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस सिनेरियो में सरकार क्या बोलती है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनरोल कीजिए, ठीक है, और अगर आपकी फसल खराब होती है तो आपको हर्जाना हम देंगे। और यहाँ पे एक चीज और बोल रही है सरकार साथ ही साथ, अगर आप फसल बीमा योजना में इनरोल करते हो तो जो आपको फसल की इंश्योरेंस कराने में खर्चा आ रहा है वो भी सारा का सारा आपको नहीं देना, आपको बस कुछ परसेंट देना, बाकी तो हम ही देंगे। वो कैसे? देखो आपकी जो किसान फसल उगाता है मेनली 3 टाइप की उगाता है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी खारिफ क्रॉप, एक होती है आपकी राबी क्रॉप, और एक होती है आपकी कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर जिसमें आपकी सब्जियां वगैरह आती हैं, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप होती है आपकी समर वाली, राबी क्रॉप होती है आपकी विंटर वाली, और कमर्शियल क्रॉप जो आपकी 12 महीने चलती है। तो सरकार बोल रही है अगर कोई किसान खारिफ क्रॉप उगा रहा है, ठीक है, और वो इसकी इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो जो इंश्योरेंस का खर्चा आएगा उसका सिर्फ 2% पैसा देना है उसने। बाकी 98% जो है वो 50-50 की रेशो में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट देगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट 50-50 की रेशो में दे देगी। वहीं अगर एक फार्मर राबी क्रॉप उगा रहा है, ठीक है, तो उसको सिर्फ जो भी इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है उसका 1.5% देना है। बाकी जो 98.5% है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट 50-50 की रेशो में दे देगी। वहीं अगर बंदा कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगा रहा है तो उसको सिर्फ 5% का प्रीमियम देना है, बाकी 95% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट 50-50 की रेशो में देगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये सरकार बोल रही है कि इस साल जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो फार्मर्स इनरोल हुए हैं उसमें इंक्रीज हुआ है कितने का? 27% का।
अभी तक 56.80 करोड़ फार्मर जो है वो इनरोल हो चुके हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, J&K बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारी लॉन्च हुई थी पिछले साल सितंबर में, तो उसको इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट यूटी कौन बना? J&K। अब इसने किस चीज में ट्रेनिंग दी है लोगों को? इसने दी है दर्जी क्राफ्ट में ट्रेनिंग, और ये कहाँ दी है? ITI सोफिया, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब सबसे पहले समझते हैं विश्वकर्मा योजना होती क्या है। तो देखो इसमें टोटल 18 ट्रेड्स 18 फील्ड्स ऐसी डिसाइड की गई हैं जिसमें हम क्या करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग, हम तो क्या मतलब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। अब ये 18 फील्ड कैसी होगी? जैसे आपका हो गया कॉबलर हो गया, ठीक है, फिर सुनार गोल्ड स्मिथ हो गया, फिर कुम्हार पोटर हो गया जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, ठीक है, फिर आपका मूर्तिकार हो गया, स्टोन क्रेवर जिसको बोलते हैं हम, फिर कॉबलर हो गया, फिर ऐसे मतलब 18 ट्रेड बनाए हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके। तो इसमें क्या होगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक दी जाएगी बेसिक ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की, और एक एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन की। और देखो ट्रेनिंग के वक्त आपको क्या दिया जाएगा? 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे। सपोज आप एक पॉटर बन रहे हो, कुम्हार बन रहे हो, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अब उसके लिए उसको सामान भी तो चाहिए, या आप गोल्ड स्मिथ बन रहे हो, या आप ब्लैक स्मिथ बन रहे हो, ठीक है, लोहार बन रहे हो, तो आपको अपना सामान भी तो चाहिए उस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको 15,000 रुपए स्टार्टिंग इनिशियली दिए जाएंगे ताकि आप अपने बेसिक जो औजार है, टूल्स है, वो खरीद सको, ठीक है। और ट्रेनिंग दी जाएगी 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लोन भी दिया जाएगा, ठीक है, विश्वकर्मा योजना के तहत आपको लोन भी दिया जाएगा 1 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का। 1 लाख का लोन दिया जाएगा आपको 18 महीनों के लिए, और 2 लाख का लोन दिया जाएगा आपको 30 महीनों के लिए। पर यहाँ पे कंडीशन एक है, सबसे पहले आपने बेसिक ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपको पहली किस्त मतलब 1 लाख का लोन मिल जाएगा। फिर अगर आप 1 लाख के लोन को पूरी अच्छी तरह चलाओगे तब आपको जाके फिर 2 लाख का लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर जैसे आप अपना दुकान खोल रहे हो, ठीक है, मैंने अपनी, ठीक है, ब्लैक स्मिथ की दुकान खोल ली, तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए ताकि मैं डिजिटल पेमेंट पे ज्यादा फोकस रखूं, तो सरकार ने बोला है कि हम आपको हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पे 1 रुपया अपनी तरफ से देंगे, और महीने का मैक्सिमम 100 रुपया। मतलब अगर आप 100 ट्रांजेक्शन, चाहे आप महीने की 500 ट्रांजेक्शन कर लो, मैक्सिमम 100 रुपया ही देंगे हम, ठीक है। अगर आप महीने की 90 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो हम आपको 90 रुपए देंगे। अगर आप महीने की 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 100 रुपए देंगे। अगर आप महीने की 150 ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी 100 रुपए देंगे। मतलब पर डिजिटल ट्रांजेक्शन 1 रुपया तो देंगे ही, पर मैक्सिमम महीने का कितना देंगे? 100 रुपया। तो ये है आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा इंपॉर्टेंट वन लाइनर, और ये लास्ट स्लाइड है। देखो यहाँ पे मैंने वो 2-3 स्कीम्स इंक्लूड किए हैं जिसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी नहीं, सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्पाइस्ड। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू, अब आएगा यहाँ से पी से, देखो प्रोग्रेसिव, आई से आ गया इनोवेटिव, सी से आ गया आपका कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन, और ई से आ गया एक्सपोर्ट, एंड डी से आ गया डेवलपमेंट। तो ये है आपकी स्पाइस की फुल फॉर्म। और देखो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की है ताकि जो हमारा स्पाइस सेक्टर है, देखो इंडिया मसालों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, इसमें और ज्यादा एक्सपेंशन हो, एक्सपोर्ट में और ज्यादा बढ़ोतरी हो, इसलिए ये स्पाइस स्कीम लॉन्च की गई है। दूसरी न्यूज है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है, इसने जो हमारी पीएलआई स्कीम थी, गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम थी, इसको 1 साल से और एक्सटेंड कर दिया है, बस ये चीज है। तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है कि आप जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जितना ज्यादा एक्सेल कर रहे हो उस फील्ड में, उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में पीएलआई को 1 साल से एक्सटेंड कर दिया है। फिर लास्ट न्यूज है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है न्यू सोलर पावर स्कीम, जिसका बजट है 515 करोड़ का, ताकि जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, पीवीटीजी ग्रुप जो है, वहां पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां पे भी बिजली पहुंच सके। तो इसके लिए बजट एलोकेट कितना गया है? 515 करोड़ का। और ये स्कीम कौन सी स्कीम के अंदर लॉन्च की गई है? पीएम जनमन योजना के तहत। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान प्रोग्राम। साथ ही साथ एक स्कीम और है आपकी, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना स्कीम, इसमें गवर्नमेंट का टारगेट क्या है
कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है हमारे, उस पे सोलर रूफटॉप जो पैनल है वो लगाए जाए, इंस्टॉल किए जाए, ताकि हम 40 गीगावाट की सोलर रूफटॉप पावर जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये थी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।